Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. So this is a Monday. Monday brings us the motivation to start again. एक वीक का जो है आपका शुरुआत अगर अच्छा होगा, the end will be definitely better. So with this motivation, let us begin with today's daily news capsule. तो आज की जो important news है वो include करते हैं first, Aadhaar reliable unreliable in hot humid India says a rating agency. Multiple entry exit option in higher studies may not suit India. The House panel has said that. Simultaneous polls but only in presidential elections. Fourth, an economic corridor, the Israel link and geopolitics. And last news for today is Five Eyes gives Canada intel in Niger's case, says US envoy. So हम देखते हैं कि आज के important न्यूज़ क्या है. तो पहला जो न्यूज़ है वो है आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया रेटिंग एजेंसी. तो जैसे हमें पता है कि हम जो है आधार कार्ड अगर आप कुछ सालों पहले देखेंगे, जब हमारा आधार कार्ड नहीं था तो हमें कितना वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो है हमें कैरी करना होता था, है ना. हमारा बैंक पासबुक हमें शो करना होता था, हमें हमारा वोटर आईडी, पैन कार्ड हमें दिखाना होता था. कोई भी आपको कुछ भी सरकारी काम करना हो या प्राइवेट काम करना हो, आपको स्कूल में एडमिशन लेना हो, कहीं पर भी एडमिशन लेना हो, आपके पास आपका बहुत सारा जो है वो कैरी करना होता था, कार्ड्स जो है या फिर अपना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कैरी करना होता था. बट आधार के आने से क्या हुआ है कि आपका जो है एक कार्ड से सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपने लिंक कर दिया होगा. तो वैसे ही पैन कार्ड चाहिए होगा. आधार हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर अस. वो सबका एक यूनिक अलग आइडेंटिफिकेशन है. आपको पता होगा 12 डिजिट का एक जो कार्ड है वो है. तो आधार की वजह से जो है हमारा जो लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया. आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल अपने फ़ोन कार्ड का सिम ही का समझ लीजिए. फ़ोन कार्ड का सिम लेने से के लिए आपको अब कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है. आपके पास अगर आपका आधार कार्ड है तो आप समझ लीजिए कि आपका सिम कार्ड आपको मिल जाएगा. सो ये एक प्रोसेस है. जो पहले जो टीडीएस प्रोसेस हुआ करता था उसको अभी हम लोगों ने काफ़ी लेवल तक रिड्यूस कर दिया. उससे क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग एनी वर्क जो है उसको वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया है. तो आधार के आने से ये तो हमारा अच्छा हुआ ही है. हम लोग कुछ दिनों पहले इफ़ आई रिमेंबर हम लोग बात कर रहे थे आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में. तो आप समझ रहे कि आधार का इंपॉर्टेंस कितना है. आपको पेमेंट अगर आना है, आपका अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है तो बीच में जो लीकेज का जो चांस है, बीच में जो करप्शन का जो चांस है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ये आप सोच के देखिए एक बार. सो वही बात है. तो मूडी एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है. मतलब काफ़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी कंपनी रेटिंग एजेंसी है ये. तो इन्होंने क्या बोला है कि आधार जो है वो अनरिलायबल है. किसमें? हॉट और ह्यूमिड वेदर में. इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके का? हॉट है और ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. तो ये जो है आधार जो बेस्ड है वो काफ़ी अनरिलायबल हो जाता है. अनरिलायबल क्यों? एक तो आप अगर देखेंगे तो कई जगह पर बायोमेट्रिक फेल हो जाता है. बायोमेट्रिक क्या होता है? आपका जो आइरिस का पिक्चर लेना है ना, आपका अंगूठा लेना, थंब का इंप्रेशन. सो ये कभी कभी क्या हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है. बायोमेट्रिक जो है कभी कभी फेल हो जाता है. वो ठीक से पकड़ नहीं पाता है. ठीक है, तो वो एक इशू हो जाता है. साथ में सर्विस जो है, जो हमें सर्विस देता है वो कभी कभी डिनाई हो जाता है. सर्विस डिनायल हो जाता है क्योंकि आप अगर अपना बायोमेट्रिक अगर फिंगरप्रिंट लगाएंगे, वो अगर पकड़ नहीं पाया तो क्या होगा? जो मेहनत से जो आदमी काम कर रहा है, उसका पैसा तो उसको नहीं मिलेगा. अगर जो है आपका फिंगर इम्प्रेशन जो है वो अगर आप वो इनेबल नहीं कर पाए, अगर वो मशीन जो है वो फेलियर कर गया तो वो क्या होगा? आपका जो है सर्विस डिनायल हो जाएगा. सर्विस डिनायल से क्या होगा? हम लोग आधार की क्या बात करते हैं? आधार को हम लाए क्यों है? ताकि क्या हो? इंक्लूजन हो. बट सर्विस अगर डिनायल हो जाएगा, आपका सर्विस डिनायल हो जाएगा तो क्या होगा? फर्दर एक्सक्लूजन हो जाएगा. अंडरस्टूड? एक्सक्लूजन हो जाएगा. तो एक्सक्लूजन हो जाएगा तो ये पूरा जो है हम लोगों ने सिस्टम जो है एक डेटाबेस बनाया है UIDAI के अंतर्गत. हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया आधार का, वो तो धरा का धरा रह जाएगा. उसका तो हम कुछ यूज ही नहीं कर पाएंगे. एक्सक्लूजन हो जाएगा. तो इसका तो बेसिस है इंक्लूसिविटी, इसका आधार का बेसिस है इंक्लूसिविटी. वो तो इट्स लाइक जीरो.
कुछ उसका फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। और अगर हम देखें तो जो है आधार की वजह से, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आधार की वजह से हमें पता है कि अटेंडेंस वगैरह लगती है। मनरेगा के जो वर्कर्स है उनको आधार का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। मनरेगा का जो वर्कर्स है उन लोगों का जो है, उन लोगों का आधार की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो है उन लोगों को पेमेंट के बीच में, मैंने आपको बताया, बीच में लीकेज नहीं होता, बीच में करप्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गए। ओके, बट अभी अगर आप ऐसे देखेंगे, जो सर्विस डिनाइल है उसका इश्यूज हो गया, सर्विस डिनाइल है उसका इशू हो गया। और आपको पता है कि इंडिया में जो है कभी कभी क्या होता है, बीच में पहले जब आधार वगैरह का नहीं था तब क्या होता था कि मनरेगा के अंदर अटेंडेंस लिया जाता था। अटेंडेंस लिया जाता था कि कौन कौन से वर्कर है, उनका अटेंडेंस लिया जाता था। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अभी आधार के आने से क्या हुआ है कि आपको जियो टैगिंग करना होता है। जियो टैगिंग मतलब, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि वो वहाँ पे जाके खेत में अगर कहीं पे खड्डा खोद रहे हैं, ओके, खड्डा खोदने का काम है, सो व्हाट दे डू इज दे टेक द पिक्चर ऑफ दैट प्लेस विद देम और वो उसको जियो टैग कर देते हैं। ओके, बट अभी अगर आप देखेंगे, अगर आधार जो है ये अगर फेल हो जाता है, ये सिस्टम फेल हो जाता है, तो वापस जो है करप्शन का जो चांसेस है वो वापस बढ़ जाता है ना, वापस जो है करप्शन का चांस बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक्सक्लूजन हो जाता है। अभी अगर किसी का जियो टैगिंग की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपका आधार सिस्टम जो है वो सेफ रहता, वैसे उसी की तरह रहता, तो एक औरत या फिर जो एक आदमी जो है वो मनरेगा का काम करके अपने खेतों में जाके काम कर सकता है, वो एक्स्ट्रा जो वर्क है उसको यूटिलाइज कर सकता था। बट अब जियो टैगिंग क्या होता है, 2 बार करना होता है, सुबह एक बार, शाम एक बार, शाम को एक बार, सुबह और एक बार। ठीक है, तो जियो टैगिंग की वजह से अब क्या होगा कि वो वापस वहीं पर बिजी रहेगा, मनरेगा के वर्क में ही वो बिजी रहेगा, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी तो बहुत कम हो जाता है। यस और नो, प्रोडक्टिविटी जो है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और बात, इशू ऑफ सेफ्टी। आपने आधार को जो है कई जगह के साथ लिंक कर दिया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह के साथ अपने आधार को जो है आपने बाइंड कर दिया। बट सेफ्टी का इशू कहा जाता है जब आप एक ही जगह पे सारा डेटाबेस रखते हो। वी से ना कि वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट पे आपको अपने सारे एग्स को नहीं रखना चाहिए। लाइक दैट ओनली, अगर आप ये सेफ्टी का इशू जो है, उनका प्राइवेसी का जो इशू है, प्राइवेसी का जो इशू है वो भी तो काफ़ी कंसर्निंग है। अगर किसी ने अनएथिकली यहाँ पे हैक कर लिया और एक इंसान के डेटाबेस से उसको उसके पूरे हिस्ट्री का बारे में पता चलेगा, एंड दैट डेटा कैन बी यूज्ड फॉर मिसलीडिंग पर्पसेस ऑल्सो। सो दैट इज द मल्टीफेसेटेड इशू विद आधार। और ये जो है रेटिंग्स जो है ये मूडी ने दिया है, प्लीज याद रखिएगा मूडी, और रेटिंग्स पे एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आया था। सो मेक श्योर कि आप जो है, मैं आपको ये आंसर ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, दिस इज प्योरली फ्रॉम मीन्स पर्सपेक्टिव। आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि UIDAI जो है वो किसके अंडर आती है, कितना जो है, आप अगर आपको याद होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा था कि कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड। सो मेक श्योर कि ये छोटे छोटे टिडबिट्स जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये एक्सप्लेनेशन इन और ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और मूडी जो है रेटिंग एजेंसीज के बारे में जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक जरूर आएगा, तो उस समय मेक श्योर दैट यू मेक इट क्लियर। ओके, दैट टाइम। सो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़। ये मैंने आपको बताया था। और हाँ, आपको याद है हम लोगों ने कुछ न्यूज़ पहले ये भी बताया था कि बहुत सारे लोग, अराउंड 10 करोड़ लोग जो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बाहर हो गए थे क्योंकि उनका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। सो दैट लीड्स टू व्हाट, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जो वापस ये तो एक्सक्लूड ही कर देते हैं ना उतने बड़े पॉपुलेशन को, वापस उनको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू अपने जो है जो उनको जो वर्क दिला रहा है उनके पास जाना होगा, एंड बीच में करप्शन का चांसेस तो वापस आ जाता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो इंक्लूसिविटी की हम बात करते हैं उस पर जो है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज भी वैसे बनाए और जो हमें सिस्टम दे, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे वो भी उस लेवल का हो। ओके, सो दैट वाज द न्यूज़। Let us move on to the next news, that is multiple entry exit option in higher studies may not suit India। तो आपको याद होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या था कि जो कॉलेजेस में क्या होता है कि आप अभी देख लीजिए, अभी कोई आप अगर सिंपल जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप कोई जैसे बीटेक कर रहे हैं या फिर कोई 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आप कॉलेज में जाएंगे और आपका जो 3 साल का कोर्स होगा वो आप कंप्लीट करेंगे, 4 साल का कोर्स होगा वो आप कंप्लीट करेंगे, फिर निकलेंगे।
बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो इट इज़ कंसिडर्ड नील। आपने जो बीच में अगर आपने 1 साल पढ़ के आपको लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, अगर आप उसको छोड़ देते सो दैट वुड मीन नथिंग। आपने जो 1 साल जो पढ़ा दैट वुड मीन नथिंग। ये क्या हो जाएगा, एक वेस्ट हो जाएगा। 1 साल जो आपने लगाया है दैट वुड लीड टू व्हाट, दैट वुड लीड टू वेस्ट। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेजेस को ये बोला है कि आप अगर कोई भी अगर 1 साल या 2 साल या मिड में ही छोड़ के चले जाए तो आप उनको जो है किसी तरीके का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह आप कुछ एक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के सिस्टम में ये, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक पर्सन है ए, उन्होंने गुजरात में पढ़ाई शुरू की, बट किन्हीं कारणों की वजह से उनको वापस अपना जो है ये पढ़ाई यहाँ पे इनकम्प्लीट करके उनको वापस कहीं और जैसे केरला में जाना पड़ा। ओके, उन्होंने यहाँ पे बट 1 साल की पढ़ाई की थी, ए ने गुजरात में 1 साल की पढ़ाई की थी। अब अगर आप ओल्ड जो ट्रेडिशनल जो हमारे कॉलेजेस के सिस्टम के हिसाब से ये 1 साल जो है काउंट नहीं होगा, ये दिस वुड मीन नथिंग ओनली। ओके, आपने यहाँ पे कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, दिस वुड मीन नथिंग। बट अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर ये स्टूडेंट ए जो है वो अगर अपना 1 साल का कोचिंग मतलब 1 साल का पढ़ाई अगर कंप्लीट कर लेते हैं सो दिस वुड लीड कि उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ओके, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और केरला में उन्होंने लेट सपोज 3 साल जो है मतलब 2 साल जो है उन्होंने पढ़ाई की। ओके, तो ये मिला के उनका एक यहाँ पे उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और यहाँ पे जो है उनका जो है पढ़ाई यहाँ पे उन्होंने पूरा किया तो इनको यहाँ पे जो है यहाँ पे वो ग्रेजुएट कहलाएंगे। ओके, तो अगर कोई भी इंसान जो है अगर 1 साल के लिए पढ़ाई करता है, यहाँ पे आई विल राइट 1 साल के लिए, इफ द एनी पर्सन स्टडीज फॉर 1 ईयर, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के लिए पढ़ाई करता है तो उनको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 3 साल पढ़ाई करते तो वो ग्रेजुएट कहलाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, दैट वुड मीन द सेम। अब उसी तरीके से वो बताया गया है। तो फिर इसमें क्या होगा, इस सिस्टम में आप समझिए, मैं आपको बताती हूँ। आप जो न्यू जो अभी कॉलेज जाते होंगे उनको पता होगा कि एक उनका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोल के एक कॉन्सेप्ट लाए है सरकार ने, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कोई भी आप जैसे आप जो ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए आपको 30 क्रेडिट्स चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू दिस एग्जाम्पल। ये जो क्रेडिट बैंक है ये आपका एक पर्सनलाइज्ड बैंक की तरह काम करता है। ओके, आपने जैसे वही सेम सिचुएशन लेते हैं, ए ने गुजरात में पढ़ाई की, उन्होंने 1 साल लगाया और 1 साल में क्या हो गया कि उनको 10 क्रेडिट मिल गए। तो दिस क्रेडिट विल ऑटोमेटिकली गो इनटू द हिज बैंक अकाउंट, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दिस इज नॉट अ बैंक अकाउंट, ये एक इमेजिनरी काइंड ऑफ क्रेडिट का वाला बैंक है। इसमें जो है आपका लिंक किया जाएगा, आपका एजुकेशन जो है वो उसके साथ लिंक किया जाएगा। आपको यहाँ पे 10 क्रेडिट है वो आपके क्रेडिट में शो करेगा। ओके, अभी आपने वही सेम पर्सन जो है केरला जाके पढ़ाई करते हैं, केरला जाके उन्होंने 2 साल पढ़ाई की, 2 साल में उनको 10 + 10 मतलब 20 क्रेडिट मिल गए। तो आपको ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए आपको 30 क्रेडिट्स चाहिए थे, आपने यहाँ पे 10 क्रेडिट किए और यहाँ पे 20 क्रेडिट किए। सो दिस वुड मीन व्हाट कि आपका टोटल जो है 20 + 10 दैट इज 30 क्रेडिट आपके हो गए। नाउ यू आर अ ग्रेजुएट। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या है, जो रिपोर्ट, जो हाउस पैनल, जो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में जो हाउस जिन्होंने पैनल जो एक बनाया था उसका रिपोर्ट में ये आया है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन, ड्यू टू पॉपुलेशन जो है एक्सेस में है, हमें इसका जो डेटाबेस जो है मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। ओके, तो ये उन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, अगर आप कोई भी ऐसे नॉर्मल जो है सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज चल जाएंगे, वहाँ में जो बच्चे चेंज नहीं करते हैं कॉलेज या फिर अपना कोर्स भी चेंज नहीं करते, तब भी डेटा मैनेजमेंट इट्स अ वेरी बिग इशू, क्योंकि उनको जो है डेटा मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इशू वाला बात हो जाता है। यहाँ पे तो वो स्टेट्स चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे तो वो कॉलेजेस चेंज कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट कि हम जो है एक कॉलेज में एक स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, ग्लिचेस हो जाते हैं, सर्विस एरर्स आ जाते हैं। तो आप जो है इसमें तो आप पूरा कॉलेज स्टेट वगैरह भी चेंज करेंगे। सो हाउ वी विल मेंटेन इट, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड टू वर्क ऑन व्हाट, we need to work on our infrastructure,
डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनको सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, आप उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, तभी जो है ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा ऐसा वाइब्रेंट जो रोबस्ट आप मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहते हैं, जब तक आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रोवाइड देम विद द रोबस्ट मैकेनिज्म। सो दैट वाज द न्यूज़। ये जो है, अगर इसके ऊपर कुछ न्यूज़ आएगा आई विल डेफिनेटली कवर इट। और ये जो है आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज साइमल्टेनियस पोल्स बट ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर हम ये वाला जो आर्टिकल देखें तो इसमें उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी एडवोकेसी की है, काइंड ऑफ उनकी जो है एडवोकेसी की है। तो इसमें हमें बताया गया, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है साइमल्टेनियस पोल्स, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, एक देश एक चुनाव के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया। तो इनमें ये बोला गया है कि अगर हम प्रेसिडेंशियल, आपको पता होगा थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल, एक सेमी प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री। तो हम जो है यहाँ पर ओनली प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें करेंगे। ओके, तो जो है आपको पता होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू होम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू होम, लेजिस्लेचर के पास वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। आप जो है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन, जिनको हम चूज करके आगे भेजते हैं टू रिप्रेजेंट अस, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हो गई, दैट इज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो द परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज responsible and answerable to whom? To the legislature. Legislature what? Keeps a check on the executive and their work. उस पे वो चेक रखती है, ये तो आपको पता होगा। तो in this form of government जो है, parliament is executive, parliament is executive is responsible to legislature। आपको पता होगा, अगर आपने अपना जो है पॉइंट अगर वो आप नहीं प्रूव कर पाए तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आप वो मूव कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लेजिस्लेचर से पास हो जाता है, दिस वुड लीड टू व्हाट? फॉल ऑफ गवर्नमेंट, फॉल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जो है वो गिर जाती है। ओके, तो ये तो आपको पता होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इफ इट इज पास देन इट वुड लीड टू व्हाट? फॉल ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार है वो गिर जाती है, वो तो हमें पता है। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इस टॉपिक को जोड़े, ये जो टॉपिक है इसको अगर हम जोड़े, तो ये क्या पता चलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन इलेक्शन आपने करवा लिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, तो क्या होगा? फॉल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, इट विल फॉल, वो गिर जाएगी। फिर आगे मूव कौन करेगा? आगे जो है कौन लेके जाएगा? जो 5 ईयर्स से अगर आप इतना अगर आप रिजिड पॉलिसी अगर आप अपनाते हैं, तो आगे के जो 5 ईयर्स है वो उसको कंटिन्यू कौन करेगा? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन देखते हैं, हम क्या देखते हैं? मर्जर्स देखते हैं, हम क्या देखते हैं? एंटी डिफेक्शन देखते हैं। आपको पता होगा ना कि डिफेक्शन, अगर आप कुछ टॉपिक्स जो होता है, अगर आप कुछ क्राइटेरियाज होता है, अगर आप उनको पूरा नहीं करते तो यू विल बी डिफेक्टेड, आपको जो है डिफेक्शन हो जाएगा, आपका जो है आपको निकाल देंगे। पार्टीज एक्सपेल कर देती है कितने नेताओं को, राइट? तो उन केसेस में आप तब क्या करेंगे? when the party will fall down, अगर जो है सरकार जो है वो गिर जाएगी, then what we will do? Will we conduct another election? If yes, then what is the point of conducting one nation one election? अगर आप फिर से ही इलेक्शन करवाएंगे तो what is the point of conducting one nation one election? That is the ultimate question. Ultimate question है कि फिर से आप इलेक्शन करवाएंगे, that is the question. Next जो है आपको पता होगा, यूएस जो है, आई इरेज दिस पार्ट, यूएस जो है दैट इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएस जो है दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। यूएस जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब वहाँ की जो 50 स्टेट्स है और जो उनका सेंटर का इलेक्शन है वो एक साथ होता है। ओके, इवन इफ फॉर एनी कंडीशन कम्स, और जो है जो उनके प्रेसिडेंट है वो जो है ही गेट्स आउट ऑफ पावर, तो उनके बिहाफ में जो वाइस प्रेसिडेंट है, दे वुड लीड दी
द रिमेनिंग पार्ट, जो जितना रिमेनिंग पीरियड रह जाता है, दे वुड लीड द गवर्नमेंट, वो जो है चलाएंगी सरकार। दिस वन नेशन वन इलेक्शन जो का जो क्राइटेरियाज है, यूएस जो है इस क्राइटेरियाज को फॉलो करती है। ओके, इट सूट्स ऑन देम। बट जो इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे जो है ये क्राइटेरियाज फॉलो नहीं करते। ओके, दैट्स द अंडरलाइनिंग इशू। और अगर हम देखें, इफ़ वी कम टू दिस पेज, तो है वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए हमें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे आर्टिकल्स पे वी नीड टू हैव मेक चेंज। इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन सारे चैप्टर्स और इन सारे आर्टिकल्स में हमें चेंज करने की ज़रूरत है। यूनियन में, स्टेट लेजिस्लेचर, द इलेक्शन का जो टॉपिक है, इट इज़ फेडरल इन नेचर, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इलेक्शन जो है, दैट इज़ फेडरल जो है क्राइटेरिया है। फेडरल क्राइटेरिया में आपको स्टेट्स के मत की भी ज़रूरत है, आपको सेंटर में भी मत की ज़रूरत है। आपको मैंने पिछले क्लासेस में भी, काफ़ी क्लासेस में आपको समझाया है कि व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ वो इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था। तो इलेक्शन का जो टॉपिक है दैट इज़ फेडरल ऑफ कैरेक्टर, जो है उसका कैरेक्टर जो है वो फेडरल है, तो उसमें हमें स्टेट्स और सेंटर की जो है उसकी भी राय की ज़रूरत है। उसके बाद इफ़ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन one election, if it violates the constitution, the structure of constitution, then who will have the last say? The Supreme Court, Honorable Supreme Court के पास जो है आखिरी मत रहेगा। जब आखिरी मत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा, देन द कोर्ट वुड डिसाइड कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें बताना चाहूँगी, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में आपको पता होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में आपको पता होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ये बताया गया कि कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप वो जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। यू कैन अमेंड द होल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। एंड इंटरेस्टिंगली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, it is not a part of basic structure doctrine, it is not a part of basic structure doctrine। अगर इस केस में, अगर वन नेशन वन इलेक्शन में if the honorable supreme court अगर ये डिसाइड करती है कि it is the part of basic structure doctrine, then we can have this। if it gives the verdict कि one nation one election hurts or violates the constitution, then the whole concept will be made unconstitutional। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में नहीं काउंट किया जाता है। बट ये जो एक और इसमें इसी आर्टिकल में एक और बात की गई है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंटीथेटिकल है? क्या वो अनडेमोक्रेटिक है? नो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, इट इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। हमारे जो है फाउंडिंग फादर्स के पास दो ऑप्शन थे, इधर वी गो विद पार्लियामेंट्री और इधर वी गो विद प्रेसिडेंशियल। हम जो हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे उनके पास दो ऑप्शन था। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के में क्या होता है कि वन प्रेसिडेंट, ही विल हैव द माइट, मोस्ट से जो है उन्हीं के पास रहेगा। ही इज नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल टू होम, रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, वो जो है एग्जीक्यूटिव के साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतने वाइब्रेंट लोग रहते हैं, इतने रेसेस के लोग रहते हैं, इतनी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इतने ट्राइब्स रहते हैं, इतने डायलेक्ट्स, भाषाएं, बोली, वी रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सोसाइटी। इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास इतना पावर देना, वुड इट बी राइट ऑन देयर पार्ट? वुड इट बी राइट? सो इतने सारे कॉन्सेप्ट को हमने सोच के हमने ये डिसाइड किया कि वी विल गो विद व्हाट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज अनडेमोक्रेटिक। एंड द मोस्ट बेस्ट एग्जांपल व्हाट वी कैन गिव इज द यूएस। यूएसए भी तो है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट दे फॉलो व्हाट, दे फॉलो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो भी क्या है, फेडरल है और डेमोक्रेटिक है। सो
वी कैन स्विच, बट हमें अगर ऐसा स्विच करना है देन वी नीड टू चेंज ऑल दिस पार्ट्स। तो ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, बट आपको अगर साइमल्टेनियस पोल्स कराने हैं, आपको अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है, देन यू नीड टू चेंज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। We need to change it from parliamentary form of government to what? To presidential form of government. That was the crux of the news. I hope that I have made it clear. So इसके ऊपर तो आए दिन न्यूज़ आते रहेगा. What the panel will decide, उसके ऊपर हम एक और डिस्कशन, वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन, इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. मैं ज़रूर उस टॉपिक पे कवर करना पसंद करूँगी. इफ़ यू वांट you can write it in the comment section. So the next news is an economic corridor, the Israel link and the geopolitics. तो हमें पता है हम लोगों ने क्या किया, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप जो है हमने कॉरिडोर का जो है स्थापना किया. सो जो ये लिंकेज है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम लिंक जो है वो क्रिएट करने की बात करते हैं. व्हाट यूएसए वांट्स, G20 में हम लोगों ने प्लान किया कि वी विल मेक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्ट यूरोप जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर हम एक सेट करेंगे. वाई गल्फ कंट्रीज, हम जो है गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर हमने बहुत दिनों बात की है. कल इफ़ आई रिमेंबर सैटरडे में भी हमने गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन एक किया था. गल्फ कंट्रीज़ में जो है आपको पता होगा टर्की, सऊदी, उनके बीच में जो है वो लोग दुश्मन हैं. सऊदी, ईरान, दे आर दी नेमेसिस. कंट्रीज़ में जो है बॉर्डर को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो रहते हैं, हमेशा रहते हैं. ओके, ये तो बात हुई गल्फ़ कंट्रीज़ की. गल्फ़ कंट्रीज़ में हमेशा जो है आपको इश्यूज जो है वो प्रेवलेंट रहेगा. वहाँ पे जो है इश्यूज हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट रहे. वहाँ पे जो है एथनिसिटी की वजह से सीरिया, अब अगर वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है, ईरान, इराक, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इश्यूज जो है हमेशा से रहे हैं. वहाँ पे इश्यूज जो है हमेशा से रहे हैं. वहाँ पे जो है इज़राइल जो है दैट इज़ ऑल्सो इन द गार्ब ऑफ इश्यूज. पैलेस्टीन की वजह से यहाँ पे जो है इशू हमेशा से ही बने थे. तो व्हाट यूएस वांट इज पीस इन द एरिया. पीस मेंटेन करने के लिए हम जो है ऐसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, अगर हम एनिमी कंट्रीज के बीच से अगर हम निकालेंगे तो एक इकोनॉमिक पीस आएगा. व्हाई यूएस वांट्स पीस इन दिस रीजन. व्हाई यूएस वांट्स पीस, हमने डिस्कस किया था बिकॉज ऑफ चाइना. समझिए, आप बात को समझिए. चाइना के ऊपर अगर इस मिडिल ईस्ट के पार्ट में अगर शांति बनी रहे, व्हाट यूएस कैन फोकस ऑन इज चाइना के ऊपर फोकस करने के लिए व्हाट यूएस वांट इज पीस इन द गल्फ रीजन में उनको शांति की बनाए रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. सो दिस जो ये कॉरिडोर जो बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपको मैंने एक बता दिया, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द रीजन. दूसरा, काउंटरिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ये बोलती है कि जितनी भी सिल्क रूट की जो जितनी भी सारी कंट्रीज थी उनको वो वापस जोड़ना चाहेंगे. दे वांट टू ब्रिंग इट इन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इंडिया जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं करता. इंडिया जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, इट इज अगेंस्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. तो ये काउंटर करना चाहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को. तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ हो सकता है, दैट इज एंगेजमेंट ऑफ इंडिया जो है गल्फ रीजन में अगर जितना ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली. सो ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें जो है इजराइल कैन बिकम वन ऑफ द की प्लेयर्स इन गल्फ रीजन में जो है अगर हम इजराइल और बाकी पावर्स को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, इफ़ वी टाइड देम टुगेदर, इट कुड बी अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दी कंट्रीज और स्पेशली यूएस और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और आप अगर देखेंगे इस साल का G20 तो है, हमने डिस्कस किया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक G20 जो हमने जो है ऑर्गेनाइज किया. तो इंडिया ने जो है बाकी जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज हैं उन लोगों को भी इन्वाइट किया. बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो इसमें क्या दिखेगा आपको, एक अनप्रेसिडेंटेड जो है गल्फ कंट्रीज का जो है आपको प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा. बी इट इजिप्ट, बी इट ओमान, बी इट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो.
तो है हमें जो है देखना है, वी नीड टू मेक श्योर कि इफ़ वी वांट टू काउंटर चाइना देन हम जो है ऐसे इनिशिएटिव जो है वो लेते रहे। ओके, सो ये था इंटरनेशनल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो। आपको याद रखना है कि कौन सी जो है वाटर बॉडीज़ के थ्रू जो है ये जो कॉरिडोर जो है वो जाता है, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो आपको याद होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रेड कॉरिडोर है जो कैस्पियन सी के थ्रू होता है, कैस्पियन सी के थ्रू वो जाती है, सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया तक जाती है। ये जो है कौन से वाटर बॉडीज़ के थ्रू जो है जाती है वो आपको मेक श्योर करना है कि आपको वो याद रहे। मेडिटेरेनियन है, ब्लैक सी जो है, जो भी कंट्रीज आती है वो कंट्रीज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको पता हो G20 दैट इज नाउ G21 जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। एंड ये जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज फाइव आईज गेव कैनेडा इंटेल इन निज्जर्स केस सेज यूएस इन्वॉल्व। मैं आपके लिए ये जो है न्यूज़ जो है आपको लग रहा होगा काफ़ी छोटा है, बट मैं आपको एक इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका मैं आपको एक झांकी देना चाहती हूँ। ओके, ये न्यूज़ जो है स्पेशली मैंने उठाया था कि आपको मैं दिखाऊँ कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें किस तरीके से जो है इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है। फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं बट इंटरेस्ट जो है वो सेम रह जाता है। उसका एक क्लासिक का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको पता होगा इंडिया कनाडा जो रो चल रहा है दैट इज द फ्रेंडशिप, द टाई बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज़ हिट दी रॉक बॉटम। आपको ये पता होगा निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर के डेथ की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने हम पे कुछ एलिगेशन लगाए, हमने भी रिटेलिएशन में वापस उनको कुछ ना कुछ बोला। सो दैट इज़ व्हाट। बट आपको पता होगा मैं आपको कुछ दिनों से 5 आइज के बारे में बता रही थी। 5 आइज जो है एक फोरम है, एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप उन लोगों के बीच में, दैट इज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। ओके, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। बट इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है दैट यू नीड टू मेक श्योर कि वो आपको कंट्रीज पता। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो 5 कंट्रीज है दे कंप्राइज ऑफ दी 5 है। इसमें वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि जो 5 आइज का जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बताया कि इंडिया का लिंक्स जो है वो निज्जर के साथ इंडिया का लिंक्स है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। उनका जो डेथ हुआ है दैट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये किसने बताया? 5 आइज ने। 5 आइज जो है आप देखिए यूएस के जो है यूएस के लोगों ने बताया, द इंटेलिजेंस ऑफ यूएस हैज सेड दैट 5 की जो निज्जर के किलिंग में इंडिया का हाथ है। यूएस जो है एडवोकेसी किसकी बहुत बार जो है रॉ के जो हेड ने बोला था कि CIA का इन्वॉल्वमेंट जो है इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। इंडिया में जो है डिसरप्शंस के मामले में भी CIA का जो है हाथ काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको ये पता होना चाहिए। सो ये क्या बताते हैं कि एक सुप्रीमेसी है, जो ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज है उनके बीच में एक सुप्रीमेसी दिखाता है। हाउ यूएस इज फॉन्ड ऑफ अस, वाई? बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना की वजह से जो है यूएस जो है फॉन्ड है फॉर इंडिया। अगर आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो वो ओपनली बोलते थे कि टेररिज्म इन इंडिया इज नॉट, इट इज़ नॉट ए टेरर, जो है टेरर का इशू नहीं है, इट इज़ देयर इंटरनल सिक्योरिटी। वो इंडिया के जो टेररिज्म को वो बोलते थे कि इट इज़ आर इंटरनल सिक्योरिटी। बट उन्होंने कभी इंडिया का जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, टेररिज्म जो है उन्होंने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। लाइक दैट ओनली 5 आइज की जो है ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस शोज व्हाट कि देर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर इज नो परमानेंट एनिमीज। कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देर इज नेवर अ परमानेंट फ्रेंड नॉर देर इज परमानेंट एनिमीज। एक ही चीज परमानेंट है, दैट इज द इंटरेस्ट। देर इज ऑलवेज द परमानेंसी ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट अगर आपको दिखा रहा है कि यस आपको चाइना की तरफ झुकना है, देन वी विल ऑलवेज बी फॉन्ड ऑफ चाइना। अगर आपका इंटरेस्ट आपको शो करता है कि आपको यूएस की तरफ झुकना है, वी विल बी ऑलवेज फॉन्ड ऑफ यूएस। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। इफ यू वांट टू नो अबाउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, आपको अगर तैयारी करनी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो यू कैन ज्वाइन अभित शिक्षा। द नंबर इज गिवन हियर। हम आपको यहाँ पे एक्सटेंसिवली जो है कोर्स कंप्लीट कराएंगे और जो है आपको ऑनलाइन सेशन वगैरह वीकली हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड एक्सटेंसिवली हियर। सो विद दिस आई विल वाइंड अप टुडेज क्लास। इफ यू हैव लाइक दिस क्लास प्लीज गिव अ लाइक एंड राइट इन डाउन इन द कमेंट्स। आपको अगर कुछ टॉपिक्स पे एक्सटेंसिवली डिस्कशन चाहिए तो आई विल
surely I will be happy to make that videos, and I will see you in the next class. Till then, take care, happy studies, and I will see you in the next class. Thank you.